हेलो गाइस। अब अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो की तरफ बढ़ते हुए, पिछली वीडियो में अपन ने काय के बारे में पढ़ा था, जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में। वो कंपनी है 2013 के अंदर गवर्न होती है। फिर अपन ने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी। वो डेफिनेशन एक टाइप की फीचर्स ही थे, सारे फीचर्स उस डेफिनेशन में इंक्लूड हो गए थे। फिर अपन ने फीचर्स वो एक्ट से याद करे थे। क्या था एक्टिंग क्या था, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, separate legal entity, perpetual succession, limited liability, common sale, transfer of shares and separation of management with ओनरशिप, है ना। ये अपन ने फीचर्स पढ़ते। उसके बाद अपन ने मेरिट्स, उसके डिमेरिट्स और टाइप्स ऑफ कंपनी देखी थी। अब अपन नेक्स्ट उसके आगे अब अपन अपना मतलब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस कंप्लीट हो गया। टोटल 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस थे। सबसे पहले कौन सा था? सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड था एचयूएफ, थर्ड था पार्टनरशिप, फोर्थ कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और फिफ्थ अपना जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब ये 5 खत्म हो गए। अब अपन इन पांचों के बीच में जो डिफरेंशिएशन थे वो देख लेते, क्योंकि बीच बीच में बहुत सारे डिफरेंशिएशन आए थे जो अपन ने स्किप कर दिए थे। कि पहले सोल प्रोप्राइटरशिप वो पार्टनरशिप के बीच में था, फिर पार्टनरशिप एचयूएफ, ऐसे इंडिविजुअली थे, वो अपन छोड़ दिए थे। अब अपन एक कंक्लूसिव टोटल पांचों का एक पढ़ते हैं। तो अगर उनमें से किसी दो के बीच में एग्जाम में डिफरेंशिएशन पूछेंगे तो अपन उन 5 को में से किसी दो के लिख देंगे, तो इजी रहता है लर्न करने में कि एक क्या याद कर लो पांचों के लिए, ठीक है। अब उसके क्या बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, मतलब इसी बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। सबसे पहला क्या, फॉर्मेशन। फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले अपन वो देखते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, अगर आपको बिजनेस फॉर्म करना है तो क्या रिक्वायरमेंट रहती है? कुछ भी नहीं, जब आपकी इच्छा हो, जब चालू करो, तब आपकी इच्छा हो तो बंद कर दो, नो रिक्वायरमेंट। फिर सेकंड कौन सी है? एचयूएफ। एचयूएफ के लिए अगर फॉर्म करना है तो आपको दो बेसिक कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। फर्स्ट क्या थी कि आपको वो 2 मेल मेंबर्स होने चाहिए, और सेकंड थी कि कुछ एंसिस्ट्रल प्रॉपर्टी प्रेजेंट होनी चाहिए। फिर थर्ड आता है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में फॉर्मेशन के लिए क्या चाहिए था? उसके लिए फॉर्मेशन में आपको एग्रीमेंट जो था पार्टनर्स के बीच में वो प्रेजेंट होना चाहिए, 2 पर्सन होने चाहिए, बिजनेस होना चाहिए और शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, ये रिक्वायरमेंट थी फॉर्मेशन के लिए। फिर उसके बाद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी। कॉर्पोरेटिव सोसाइटी फॉर्म करने के लिए क्या था कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी था कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का, और उसके बाद 10 मेंबर्स चाहिए थे तो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी चालू हो जाएगी। फिर कंपनी के केस में अपन ने पढ़ा था कि अलग अलग टाइप की कंपनी थी, तो उसके हिसाब से मेंबर्स आप डिसाइड कर सकते हो, और फिर उसमें आपको पूरी प्रोसीजर फॉलो करनी पड़ती है रजिस्ट्रेशन की, तो ही कंपनी बनती है। तो कंपनी का फॉर्मेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स वो हो जाएगा, फॉर्मेट है। फिर सेकंड क्या है? मेंबर्स। मेंबर्स सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में कितना होता है? एक ही होता है। फिर एचयूएफ में फैमिली, पूरी फैमिली में जितने भी मेल मेंबर्स है वो मेंबर्स माने जाएंगे। फिर थर्ड पार्टनरशिप, नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रह सकते हैं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50। थर्ड कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, मिनिमम 10, मैक्सिमम अनलिमिटेड। एंड फिर कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसमें मिनिमम 2, मैक्सिमम 200। और फिर अगर पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। और 1 पर्सन कंपनी है तो एक ही रहेगा, है ना। फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब कि कितना कैपिटल लगाते हैं, कौन कौन लगाता है। तो सबसे पहले सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही जना कैपिटल लगा रहा है तो सिंगल लिमिटेड कैपिटल। सेकंड एचयूएफ। एचयूएफ में भी लिमिटेड कैपिटल, कैपिटल लिमिटेड टू द फैमिली, मतलब एक फैमिली जितना कम ही लगा पाएगी। फिर थर्ड क्या होता है? पार्टनरशिप। तो कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, सब पार्टनर्स अपने अपने घर से कैपिटल लाके बिजनेस में लगाते हैं। फिर कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, उसमें क्या होता है? शेयर्स जो रहते हैं वो इशू करते हैं, तो शेयर्स जिसको भी उस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी का पार्ट बनना है शेयर्स खरीद के पार्ट बन सकता है। कंपनीज में भी सेम होता है। अगर आपको मतलब उस एक तो कंपनी में बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए रेडी होते हैं तो उसकी बड़ी कैपिटल भी वो जल्दी भी मतलब लोगों से मंगवा सकते हैं। लाइबिलिटी। सोल प्रोप्राइटरशिप में लाइबिलिटी कैसी थी? अनलिमिटेड लाइबिलिटी। फिर अपन ने कहीं में देखा सेकंड का एचयूएफ। एचयूएफ में जो करता था उसकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी, पर जो अदर मेंबर्स थे कॉपर्स एनर्स उनकी लिमिटेड लाइबिलिटीज थी। फिर थर्ड क्या था? पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी कितनी थी? अनलिमिटेड। और एलएलपी, एक पार्टनरशिप का ही टाइप पढ़ा था अपन ने, तो एलएलपी में कैसी थी? एक पार्टनर की अनलिमिटेड और बचे हुए पार्टनर्स की लिमिटेड। फिर इसके बाद कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इन दोनों में लिमिटेड लाइबिलिटी थी। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन कंट्रोल और मैनेज कर रहा था? उसमें अपना
जो ओनर था वही मैनेज और कंट्रोल कर रहा था। सेकंड है एचयूएफ में मेन कंट्रोल कौन कौन कर रहा था, करता, सारे मेन डिसीजन करता ही रह रहा था। फिर थर्ड पार्टनरशिप में सबकी कंसेंट या मेजोरिटी से डिसीजन हो रहे थे। देन कॉर्पोरेटिव सोसाइटी में एक वो बोर्ड कमिटी सिलेक्ट कर लेते हैं कि 6 जने कंट्रोल मैनेज करेंगे। और कंपनी में भी यही होता है, वो जो ओनर्स रहते हैं मतलब शेयर होल्डर्स रहते हैं वो डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं कि ये डायरेक्टर्स है, ये अब से बिजनेस संभालेंगे, है ना। कंटिन्यूटी, सोल प्रोप्राइटरशिप की लाइफ कितनी है, जब तक ओनर जिंदा है तब तक सोल प्रोप्राइटरशिप चलेगी। फिर एचयूएफ में क्या है, उसकी लॉन्ग जब मतलब कर्ता की डेथ हुई तो भी और आते रहेंगे, तो वो परपेचुअल है, लंबा चलेगा। फिर पार्टनरशिप क्या है कि अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो पार्टनरशिप भी बंद हो जाती है, या फिर एट विल है तो वो जब सब चाहे तो तब भी बंद हो सकती है। फिर अब उसके बाद अपना पार्टनरशिप हो गया। इसके बाद आता है कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इनका भी सेम है, ये परपेचुअल सक्सेशन है, मतलब कब तक चलेगी, मेंबर्स में कम एंड गो बट कंपनी विल गो फॉर एवर, मतलब मेंबर्स आते जाते रहेंगे, कंपनी जन्मों जन्मों तक युगों युगों तक चलती जाएगी। लीगल स्टेटस, अपने लीगल स्टेटस में जो सोल प्रोप्राइटरशिप है उसका वो ओनर सेम एक ही एंटिटी माने जाते हैं, नो सेपरेट लीगल एंटिटी। फिर सेकंड केस में एचयूएफ में भी उसको अलग एंटिटी नहीं माना जाता है, फैमिली को, मतलब फैमिली और एचयूएफ को एक ही एंटिटी माना जाता है, मतलब जो फैमिली के ड्यूज है तो आप एचयूएफ से भी रिकवर कर सकते हो, एचयूएफ के ड्यू फैमिली से रिकवर कर सकते हो। फिर थर्ड आती है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप एक अलग वो एंटिटी है और जो पार्टनर्स है वो अलग एंटिटी है, इन दोनों को सेपरेट सेपरेट रख रखा है। फिर अपने कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी, इनका भी कैरेक्टर यही था कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, मतलब वो कॉर्पोरेटिव सोसाइटी और कंपनी अलग चीज है और उनके जो मेंबर्स है वो अलग चीज है, मतलब अलग एंटिटी है दोनों। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन ले जा रहा था प्रॉफिट, जो ओनर है वो अकेला अपने घर ले जा रहा था। फिर एचयूएफ में जो मेंबर्स है उनके बीच में बढ़ रहा था प्रॉफिट। थर्ड पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीड रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उसमें प्रॉफिट बढ़ रहा था। थर्ड कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज में कैपिटल के रेशियो में नहीं बढ़ता था, वो केस के रेशियो में बढ़ रहा था प्रॉफिट। जितनी आपने उस कॉर्पोरेटिव सोसाइटी के साथ डीलिंग करी है, जिसने ज्यादा डील करा है उसको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, और जिसने कम डीलिंग करी है उसको कम प्रॉफिट मिलेगा। और कंपनी के केस में वो रहता है कि जिसने ज्यादा शेयर परचेज करे उसको ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, और जिसने कम शेयर परचेज करे उसको कम डिविडेंड मिलेगा। बिजनेस सीक्रेसी सबसे ज्यादा कहीं में होती है सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि उसमें एक ही जना है ना, और वो अपने बिजनेस के सीक्रेट्स वो अकेला जानता है, तो सबसे ज्यादा सीक्रेसी कहीं में सोल प्रोप्राइटरशिप में। फिर उसका एचयूएफ में सिर्फ फैमिली मेंबर्स तक रेस्ट्रिक्टेड रहती है, जो सीक्रेट है वो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को ही पता है। फिर उसका क्या था, थर्ड पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में क्या है, जो पार्टनर्स है ना उन सबको पता है सीक्रेट, और किसी को नहीं पता कि अपने ट्रेड बिजनेस सीक्रेट्स क्या है। फिर फिफ्थ कॉर्पोरेटिव सोसाइटीज, उसमें तो बहुत सारे लोग रहते हैं, तो उसका डिसएडवांटेज अपन ने पढ़ा था, लैक ऑफ सीक्रेसी। तो उसमें रहता है कि यार बहुत सारे लोग हैं तो सीक्रेट कुछ नहीं रहता, सबको ही पता चल जाता है। और कंपनी के केस में भी बहुत सारे लोग रहते हैं तो उसमें भी सीक्रेसी मेंटेन नहीं हो पाती, वो लीक हो जाती है कहीं ना कहीं से। ठीक है, तो ये मतलब आपको सिर्फ 9 पॉइंट्स याद रखने हैं, और किसी के भी बीच में डिफरेंशिएट आए, ये 9 पॉइंट्स को बेसिस लेके आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, है ना। अब अलग अलग एक एक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपन ने एक ही बार में सबको कवर कर लिया। ओके, अब फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, अपन ने कंपनी क्या होता है, उसके फीचर्स, एडवांटेज और ये सब पढ़ लिए। अब अपन पढ़ रहे हैं कि कंपनी कैसे बनती है, आपको अगर कंपनी चालू करनी है तो उसका क्या प्रोसेस होता है। अब कंपनी चालू कौन करता है, मतलब जिसका आइडिया होगा कि यार ये कर सकते हैं, यार बिजनेस कर सकते हैं अपन, तो इसके लिए अपन कंपनी सेटअप करते हैं। तो जो सोचता है ना कि अपन कंपनी सेटअप करते हैं, तो वो कौन होता है, वो प्रमोटर होता है। प्रमोटर मतलब जो प्रमोट करता है कुछ भी चीज, है ना, तो उसको इसलिए प्रमोटर नाम दे दिया कि वो कंपनी को प्रमोट कर रहा है। प्रमोट मतलब आगे बढ़ा रहा है, मतलब चालू कर रहा है ना, तो उसको नाम क्या दे दिया, प्रमोटर, है ना। प्रमोटर सब चीजें वो करता है, चालू करता है, मेन आइडिया उसका रहता है कंपनी को चालू करने के पीछे। अब प्रमोशन स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले कि यार उस प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आता है, बिजनेस आइडिया, कि अपन ये वाला बिजनेस कर सकते हैं, इसमें प्रॉफिट है और अपन कंपनी के फॉर्म में करेंगे, ये उसके दिमाग में आइडिया आता है। अब इसका कंपनी के फॉर्मेशन के लिए 4 स्टेजेस है। सबसे पहले प्रमोशन स्टेज, मतलब जो प्रमोटर के दिमाग में आइडिया आया ना, वो सिर्फ ख्याली पुलाव बनाता है कि हाँ ऐसा कर लेंगे, इतने लोग ले आएंगे, यहाँ ऑफिस खोल लेंगे,
इसको मतलब यहाँ से परचेज करेंगे, यहाँ पे सेल करेंगे, ये सब वो डिसाइड करता है, ख्याली पुलाव बनाता है प्रमोशन स्टेज। सेकंड क्या, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन स्टेज में वो क्या करता है कि सही में जाता है रजिस्ट्रार और कंपनी, मतलब वहां पे आपको जाके रजिस्टर वो करनी पड़ती है, कंपनी रजिस्टर करनी पड़ती है, तो वो जाता है रजिस्ट्रार और कंपनी, उसको आरओसी बोलते हैं शॉर्ट में। तो आरओसी के पास जाता है और जो भी फॉर्मेलिटीज है ना वो करता है। वो काई में आ गई, इनकॉर्पोरेशन स्टेज में। फिर कैपिटल सब्सक्रिप्शन, मतलब फिर उसको पैसे भी चाहिए। कंपनी का मतलब क्या है, बहुत सारे लोग आके कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उसमें कैपिटल के लिए, तो वो कैपिटल सबसे अरेंज करता है। वो काई में आ गई, कैपिटल सब्सक्रिप्शन, क्योंकि कैपिटल होगा तभी बिजनेस कर पाएंगे अपन, तो पहले कैपिटल सबसे ले लेता है और फिर लास्ट स्टेज क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, अब बिजनेस चालू कर देता है। तो ये 4 स्टेज है ना। सबसे पहले अपन प्रमोशन से चालू कर रहे हैं। प्रमोशन में आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो प्रमोटर होता है ना वो पूरा एनालिसिस करता है कि यार आसपास कौन सी अपॉर्चुनिटी है, कौन से बिजनेस में स्कोप ज्यादा है, कहीं में अपन ज्यादा कमा सकते हैं, वो ये सब पूरा ढूंढता है। पहले इधर ये अच्छा बिजनेस दिख रहा है, इसमें रिस्क कम है, इसमें प्रॉफिट अच्छा है, अपन जल्दी ग्रो कर पाएंगे, वो सब ये ढूंढता है। फिर फिजिबिलिटी स्टडीज। फिजिबिलिटी स्टडीज मतलब इसमें 3 टाइप की स्टडीज है। कि फिजिबिलिटी मतलब कि मेरे पास इतने रिसोर्सेज है कि मैं वो बिजनेस कर सकता हूँ। मान लो आज मैंने एक बनाया, मतलब मेरे दिमाग में आइडिया किया और अपन एक उड़ने वाली कार बनाते हैं, है ना, उड़ने वाली कार बना सकते हैं, होगा ऐसा आज नहीं तो भविष्य में कभी ना कभी तो बनेगी ऐसी कार जो उड़ने वाली कार होगी, है ना। तो मैंने सोचा है कि हाँ ऐसा बनाते हैं, ऐसे ऐसे सब ले आएंगे, ठीक है। अब मैं फिजिबिलिटी में देखूंगा क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, क्योंकि इसमें क्या आइडेंटिफिकेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी में अपन कुछ भी सोच सकते हैं, कैसा भी बिजनेस आइडिया है ना वो फर्स्ट पॉइंट में आ जाएगा। सेकंड में अपन क्या सोचते हैं कि वो पॉसिबल है कि नहीं है, फिजिबिलिटी मतलब कि वो अपनी रेंज में है कि नहीं। उसमें फर्स्ट क्या, टेक्निकल फिजिबिलिटी, मैंने ये तो सोच लिया उड़ने वाली कार बनाऊंगा, पर टेक्निकल इतनी अच्छी अपने टेक्निक है क्या अभी एट प्रेजेंट, अभी ऐसी टेक्निक है क्या अभी, अभी ऐसी टेक्निक नहीं, इन फ्यूचर कभी हो तो अपन ऐसी कार बनाएंगे, अभी है क्या, अभी नहीं है, तो बस ये आप नहीं कर सकते। तो अपन सबसे पहले चेक करेंगे जो अपना आइडिया है वो टेक्निकली अपन अभी अचीव कर सकते हैं। सेकंड क्या, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी। मैंने सोचा कि आज अपन बहुत बड़ी एक कार बनाने की फैक्ट्री डाल लेते हैं, पर फिर पता चला कि यार फाइनेंस ही नहीं है, इतने रुपए ही नहीं अपने पास। तो सेकंड क्या है, फाइनेंस फिजिबिलिटी, कि फाइनेंस है कि नहीं ये चेक करो। फिर इकोनॉमिक फिजिबिलिटी। इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब कि जो आप काम कर रहे हो उससे प्रॉफिट होगा कि नहीं। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब जिससे अपना प्रॉफिट अर्न करने का ऑब्जेक्टिव रहता है। तो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी मतलब कि यार उससे प्रॉफिट अर्न होगा कि नहीं ये चेक करते हैं कि यार प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं अपने लिए, है ना। तो 3 फिजिबिलिटी थी। सब फर्स्ट क्या थी, टेक्निकल, कि टेक्निक है कि नहीं अभी तक अपने पास ऐसी कुछ जो आइडिया है वो एग्जीक्यूट करने के लिए। सेकंड क्या है, फाइनेंशियल फिजिबिलिटी, मतलब इतने रुपए है कि नहीं। तो थर्ड क्या, इकोनॉमिक, कि अपन अगर पैसा लगा रहे हैं उसमें तो प्रॉफिट मिलेगा कि नहीं उस चीज से, ये चीज। फिर नेम अप्रूवल। फिर अपन क्या करते हैं कि अपन जैसे कंपनी के केस में क्या रूल है कि कोई सी भी 2 कंपनी के बीच में नाम सेम नहीं हो सकता है, वरना अगर ऐसा रूल नहीं रखते तो ना हर जना एक नई कंपनी खोलता, सबका नाम रिलायंस रिलायंस रिलायंस, तो इतनी सारी रिलायंस कंपनी हो जाती। तो क्या रूल है कि एक भी मतलब 2 कंपनी के नाम कभी भी सेम नहीं हो सकते, है ना। तो इसके पहले आपको अब क्या है, नेम अप्रूवल लेना पड़ता है, आरओसी के पास जाके पूछना पड़ता है कि ये नाम मैंने सोचा है तो ये किसी और का है तो नहीं। तो आरओसी चेक करती है उसकी लिस्ट में कि ऐसा नाम है क्या, किसी का नहीं है, तो वो अप्रूव कर देगी, ठीक है आप ये नाम लेके कंपनी बना सकते हो। सेकंड, फिक्सिंग ऑफ सिग्नेटरीज ऑफ एमओए। एमओए एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी को बनाना पड़ता है, इसका फुल फॉर्म है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इसमें क्या जो भी कंपनी की वो रहती है डीलिंग की, कंपनी का नाम, ये कंपनी यहाँ पे सिचुएटेड है, कंपनी ये काम करेगी, कंपनी ये काम नहीं करेगी, ये सब उसमें लिखा हुआ रहता है। तो उसको साइन करते हैं लोग, बहुत सारे जो प्रमोटर्स रहते हैं मेनली, वो उस पर साइन कर देते हैं कि ये ठीक है कंपनी के बेहद पे हम साइन कर रहे हैं, है ना। तो वो पहले फिक्स करते हैं कि कौन साइन करेगा इस पे। तो उनको पहले 2-3 लोगों को मनाया कि हाँ अच्छा बिजनेस है ये, और साइन तो ठीक है वो साइन कर देते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स। अब कंपनी बनाने के लिए आपको प्रोफेशनल जैसे सीए है, सीएस है, उनको अपॉइंट करना पड़ता है। कंपनी मतलब बिना उसके कोई नहीं बना सकता, सीए, सीएस या एडवोकेट्स, ये 3 लोग ही कंपनी बना सकते हैं, है ना। मतलब जो लीगल उसके फॉर्मेलिटीज करने के लिए तीनों चाहिए आपको। तो फिर अपन क्या सीए, सीएस या एलएलबी जो भी है एडवोकेट है उसको अपॉइंट करेंगे कि भैया हमको कंपनी बनानी है, आप हमारी हेल्प करो। फिर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब आरओसी के पास जाके अपने को बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स
फाइल करने पड़ते हैं। जैसे सबसे पहले नेम अप्रूवल का जो फॉर्म था वो दो, फिर अपना एड्रेस कहाँ पे होगा कंपनी का वो डिटेल्स दो, फिर सेकंड आपके डायरेक्टर्स कौन होंगे कंपनी के, जब कंपनी बनेगी तो डायरेक्टर्स कौन होंगे उसकी डिटेल दो। फिर और क्या है इसमें, डायरेक्टर्स हो गया, स्टेटमेंट ऑफ ऑथराइज कैपिटल की आपकी कितनी कैपिटल होगी ये लिखो। फिर रिटर्न कंसेंट ऑफ प्रमोटर्स की प्रमोटर्स और जो सिग्नेटरीज ऑफ एमओए इनका रिटर्न कंसेंट होना चाहिए कि हम एग्री करते। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट करो, क्योंकि ऐसा नहीं कि एक एक डॉक्यूमेंट लेके आप आरओसी जाओगे, आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पहले कलेक्ट करने पड़ेंगे फिर अपन आरओसी जाएंगे। तो ये क्या हो गया प्रमोशन। अभी तक अपन एक बार भी आरओसी का नहीं गए, सिर्फ नेम अप्रूवल पूछने गए थे कि भैया ये नाम रख सकते हैं क्या, बस। और अभी तक कुछ अपन ने लीगल उसमें कुछ नहीं करा है ना। तो ये प्रमोशन स्टेज होगी। अब अपन आते हैं इनकॉर्पोरेशन। अब इसमें लीगल पार्ट होगा पूरा। इनकॉर्पोरेशन में क्या है, सबसे पहले फाइलिंग ऑफ नेसेसरी डॉक्यूमेंट। ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताया अभी कि एमओए है और ऐसे एमओए है, नाम नेम ऑफ द फर्म, कंपनी एड्रेस ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी, ये सब चीजें आपको आरओसी के पास फाइल करनी पड़ती है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, सारे डॉक्यूमेंट्स में फाइल कर दिए। फिर आरओसी बोले कि भैया पेमेंट करो फीस का, जो फीस हमने डिस्क्राइब करी है वो पेमेंट करो, तभी हम आपको अप्रूव करेंगे। पैसा दो फिर अप्रूवल लो। तो पैसा आपको फीस पे करनी पड़ेगी। फिर वो क्या रजिस्ट्रेशन कर लेगा, वो आपके फिर नाम उसमें लिख लेगा, उसकी एक बड़ी वो रहती है रजिस्टर रहता है, वो रजिस्टर में कंपनी के नाम लिख लेगा, ये कंपनी इस दिन को चालू हुई है और ये काम करेगी, ये पूरा उसके रजिस्टर में एंट्री कर लेगा। तो वो क्या हो गया रजिस्ट्रेशन। फिर वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा, जैसे सर्टिफिकेट आते हैं ना कि अब से ये कंपनी का नाम दिस कंपनीज नेम इज दिस इज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब ये चालू कब हुई, इस डेट को हुई है और इसके ये प्रमोटर्स है, ये पूरा एक सर्टिफिकेट दे देता है। वो आपका क्या है बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ कंपनी बोलते हैं, मतलब कंपनी का जन्म हुआ है उस डेट पे ही हुआ है। और वो क्या होता है उसका कंपनी का प्रूफ रहता है कि कंपनी का बर्थ हो गया है ना। तो इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को एक और क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन को बोलते हैं कंक्लूसिव एविडेंस। कंक्लूसिव एविडेंस मतलब कि उस पे जो लिखा है ना वो सही है। मान लो कंपनी का बर्थ हुआ था 24 तारीख को, 24 अप्रैल को, पर उसमें गलती से सर्टिफिकेट में उन्होंने 20 अप्रैल लिख लिया है ना, तो वो क्या माना जाएगा कि जो सर्टिफिकेट पे लिखा ना वो सही है। एक बार सर्टिफिकेट आरओसी ने आपको दे दिया तो उस पर थोड़ी कुछ भी अगर नॉमिनल मिस्टेक है कि ठीक है ना, ये मतलब डेट वेट की थोड़ी मोटी मिस्टेक्स है ना, तो वो मानी जाएगी कि वो सही है। और फिर बाद में क्या माना जाएगा कि वो 20 को इनकॉर्पोरेट हुई है, मतलब जो सर्टिफिकेट पे लिखा वो सही है ना। कैपिटल सब्सक्रिप्शन मतलब अब आपकी कंपनी तो बन गई, अब कंपनी के जेब में क्या है, कुछ नहीं है, खाली जेब। तो कंपनी क्या करेगी अब कि रुपए मंगाएगी लोगों से, क्या भैया रुपए दो, तो उसको रुपए लोगों से मंगाने, पब्लिक इन जनरल से मंगाना है। तो वो क्या करेगी, सबसे एसबीआई करके एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका नाम फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। क्या नाम है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। उससे परमिशन लेने आनी पड़ेगी कि सर मेरे को पब्लिक से रुपए मंगवाने है ना, तो मैं पब्लिक से रुपए मंगा रहा हूँ तो मैं पहले एसबीआई से अप्रूवल लूंगा, क्योंकि पब्लिक के साथ फ्रॉड नहीं हो, तो इसलिए एसबीआई वॉच करती रहती कि कोई कंपनी कुछ गड़बड़ नहीं कर रही हो, पहले अपन एसबीआई से अप्रूवल लेके आएंगे। फिर सेकंड क्या, प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस मतलब क्या होता है कि न्योता, अपन ने अप्रूवल ले लिया एसबीआई से, एसबीआई ने बोला ठीक है जाओ पब्लिक से रुपए लेके आ जाओ। अब पब्लिक को पता कैसे चलेगा कि अपन इनकॉर्पोरेट हुए, अपने को पैसे चाहिए, तो अपन एक प्रोस्पेक्टस, जैसे शादी के इन्विटेशन कार्ड आते ना, ऐसे कंपनी एक इन्विटेशन कार्ड भेजती है बहुत सारे लोगों को कि आप हमारे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करो, उसके लिए प्रोस्पेक्टस होता है। प्रोस्पेक्टस सब में बांट देती है, मतलब लोगों को बांट देती है इधर उधर हर जगह। लोग प्रोस्पेक्टस पढ़ते हैं, उसमें सब लिखा था कंपनी क्या करेगी, क्या डिटेल है, कितना प्रॉफिट अर्न करने वाली है, एक्सपेक्टेड कितना प्रॉफिट अर्न करेगी, और कौन कौन अच्छा इसमें डायरेक्टर, सब लिखा रहता है। लोग उसको पढ़ते हैं और अगर लोगों को अच्छा लगता है हाँ कंपनी अच्छी दमदार है तो वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर अपॉइंटमेंट ऑफ बैंकर्स, ब्रोकर्स, अंडरराइटर। बैंकर्स मतलब क्या, अब पैसे लोग देंगे तो कैश में तो देने नहीं आएंगे कंपनी तक, वो क्या करेंगे बैंक से डायरेक्ट ट्रांसफर करेंगे। तो अब कंपनी अब एक एक उसको देखे, इससे बढ़िया वो एक बैंकर को अपॉइंट कर लेती है कि भाई तेरे को सारे रुपए लोगों से कलेक्ट, जो भी लोग रुपए देंगे वो तू सब कलेक्ट कर लेना, लिस्ट बना लेना कि इन लोगों ने इतने इतने रुपए दिए, और वो लिस्ट लाके तू हमको दे देना, हम एक एक नहीं देखेंगे, हमको पूरी लिस्ट लाके दे देना।
फिर ब्रोकर कौन होता है? ब्रोकर वो होता है कि जो दलाल रहता है, वो बैंकर और पब्लिक के बीच में दलाल रहता है, तो ब्रोकर भी हेल्प करता है कंपनी को शेयर सेल करने के लिए। और अंडर राइटर मतलब वो पर्सन, मान लो कंपनी ने 100 करोड़ के वो शेयर्स इशू करे थे, 100 करोड़ रुपए आने चाहिए, पर सिर्फ अभी 60 करोड़ ही आए, तो अंडर राइटर क्या करता है कि यार आप मेरे को कमीशन दो, मैं आपका अगर पूरे जो आपने जितना इशू करा है अगर वो पूरा नहीं मिला पब्लिक से, तो बचे हुए मैं रुपए दे दूंगा, है ना। तो 60 करोड़ पब्लिक ने बोल दिया 60 करोड़ चाहिए, अब फिर क्या होगा, अंडर राइटर बोलेगा ठीक है बच्चे में 40 करोड़ है ना, मैं दे दूंगा आपकी कंपनी को। तो इससे क्या होता है, अंडर राइटर अपॉइंट करने से कि कंपनी को कभी भी फाइनेंशियल क्राइसिस फेस नहीं करने पड़ेंगे। मतलब यार कंपनी को 100 चाहिए थे, 60 ही आए, तो दिक्कत आ गई, पूरा प्रोजेक्ट जो सोचा था वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा, तो अपन अंडर राइटर को अपॉइंट कर लेते हैं। उसको एक थोड़ा कमीशन फिक्स रहता है कि इतना कमीशन दे देंगे, ठीक है, पर अगर पब्लिक रुपए नहीं दे पाई तो फिर आपको देने पड़ेंगे, है ना। फिर मिनिमम सब्सक्रिप्शन, ये कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि आपको सेबी एक्ट है, उसके अंदर लिखा हुआ है कि कंपनी जो पब्लिक इशू कर रही है उसको, मान लो 100 करोड़ की इशू कर रहे हैं, उसको पब्लिक के थ्रू 90% मिनिमम आना ही चाहिए। अगर पब्लिक या अंडर राइटर इन सबका मिला के 90% भी नहीं आया ना, तो आप इशू नहीं कर सकते शेयर, फिर आपको मतलब फिर से जीरो पे आ गए, फिर से आपको एक बार करना पड़ेगा, और अगर उस टाइम 90 से ज्यादा हो गया, 90% से ज्यादा, तो आप वो रख सकते हो, उनके जो रुपया है कैपिटल के फॉर्म में वो रख सकते हो ना, यूं नहीं रख सकते, ठीक है। तो आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्या जितने अपन ने करे उसका 90%, कितना 90% आ जाना चाहिए। फिर क्या, एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज। एप्लीकेशन टू स्टॉक एक्सचेंज मतलब कि अब अपना रुपए भी आ गए, अब अपन क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज जो है, मतलब जैसे अपन देखते हैं ना स्टॉक की ट्रेडिंग, शेयर्स की ट्रेडिंग चल रही है, वो ग्रीन रेड लाइट चलती रहती है, कभी ये चालू वो चालू ये चालू, ऐसा है ना। तो वहाँ शेयर्स की ट्रेडिंग चलती है, वो एक ऑनलाइन पोर्टल है, वहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग चलती है, तो अपन उनको अप्लाई करेंगे कि अब हमारे शेयर्स भी आपके पोर्टल पे रजिस्टर कर लो, है ना। तो फिर हमारी भी शेयर्स की ट्रेडिंग उस पर चलती रहेगी। फिर अलॉटमेंट ऑफ शेयर, अब पैसे भी आ गए, वहां पे लिस्ट भी हो गया। अभी क्या पैसे आए थे, पब्लिक ने हमको पैसे दे दिए थे, अब क्या करेंगे अपन, उनको एक सर्टिफिकेट बनाएंगे, उस पर लिखेंगे यस दिस पर्सन एक्स मतलब द संयम दत्त हैज पेड द सम ऑफ दिस एंड गेटेड द शेयर ऑफ 100 शेयर्स ऑफ दिस कंपनी, बस ऐसा पूरा लिख के शेयर सर्टिफिकेट मेरे घर पहुंचा देंगे। अब वो मैं दिखा के उनको बोल सकता हूँ कि देखो मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, मेरे पास कितने 100 शेयर है ना। फिर ये शेयर्स हो गए, अब लास्ट स्टेज क्या है भैया, रुपए भी आ गए, अब चालू करो बिजनेस चालू करो, बस। तो ये क्या है, कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मतलब आपका सारा काम हो गया, आप बिजनेस चालू करो, तो इसके लिए भी एक सर्टिफिकेट मिलता है, उसका नाम है सर्टिफिकेट ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस आरओसी देता है, वो बोलता है कि ठीक है भैया आपका कैपिटल भी आ गया, आप सारे काम चालू करो, ठीक है। ये क्या था, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी। अब अपन इसमें चैप्टर में आगे क्या पढ़ेंगे कि ये जो नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अपन ने पढ़ा था ना, इसके अंदर मेन 3 डॉक्यूमेंट्स आते हैं, एक होता है एमओए, एक होता है एओए और एक होता है प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस अपन यहाँ पढ़ा था, कहाँ गया, कि ये अपन पब्लिक से पैसे मंगवाने के लिए इशू करते हैं, तो इनके बारे में थोड़ी डिटेल अपन नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, उसमें लास्ट टॉपिक ये है कि आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करना है, मतलब अपना 5 पता चल गया कि 5 होते हैं, अब इनमें से कौन सा कब सिलेक्ट करना है वो देखेंगे अपन कि कौन सा कब सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। थैंक यू।